विद्यार्थियों नमस्ते। आप लोग लगातार सीजी स्कूल के माध्यम से या विभिन्न ऐप्स के माध्यम से मेरे शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं और प्रायः कई विद्यार्थी मेरे विद्यालय से या अन्य विद्यालय से फ़ोन करते हैं कि हम जुड़ नहीं पा रहे हैं ऑनलाइन क्लास पे। तो इस समस्या को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि YouTube का एक चैनल बनाया जाए जिसमें शैक्षणिक सामग्री डाली जाए और उससे अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। इसी तरह मैं इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना चैनल बनाया हूँ, अपने नाम से ही बनाया हूँ। चैनल का नाम होगा अजय कुमार चतुर्वेदी सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक चैनल। एक ही आप लोग ध्यान रखेंगे, इस वीडियो को देखने के पहले आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लेंगे ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो या शैक्षणिक सामग्री या सांस्कृतिक सामग्री अपलोड किए जाएंगे वो आप तक सीधे पहुंचते रहेंगे और आपकी जो समस्या है वह दूर होती रहेगी। हाँ, आप सभी की कोई भी समस्याएं हों, प्रश्न हो या किसी भी विषय पे आप शैक्षणिक या सांस्कृतिक गतिविधियों पे जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे लिख देंगे तो मैं अगली YouTube पे लोड कर दूंगा और आप सीधे उसका लाभ ले सकेंगे। विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। अब आप शैक्षिक गतिविधियों का यहाँ से सीधे लाभ लेते रहेंगे। आज हम इस वीडियो में आरोह भाग 2 कक्षा 12वीं में हिंदी का पाठ पढ़ेंगे। पाठ 9 है जो रुबाइयाँ शीर्षक से आपकी पुस्तक में मिलेगा। इस रुबाइयाँ के रचनाकार हैं फिराक गोरखपुरी। रुबाइयाँ क्या है तो आप जान जाएं, रुबाइयाँ उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन की शैली है जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं। इसकी पहली और दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है तथा तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है। रुबाइयाँ जो फिराक गोरखपुरी जी द्वारा लिखी गई है, हम इनका सबसे पहले जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका पूरा नाम था रघुपति सहाय फिराक। इनका जन्म 28 अगस्त 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। शिक्षा रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत, बाद की शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद से चयनित हुए पर स्वराज्य आंदोलन के लिए 1918 में पद त्याग दिए। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष ये जेल भी रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक के पद पे भी कार्यरत रहे। इनकी रचनाओं की बात करें तो गुले नगमा, बज़्म जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई। इन्हें बहुत सारे सम्मान भी मिले साहित्य लेखन के क्षेत्र में, जिनमें है गुले नगमे के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत इंग्लैंड नेहरू अवार्ड। इनका निधन सन 1983 में हुआ। हम पाठ में प्रवेश करते हैं, रुबाइयाँ पाठ में, जिसमें आप देखेंगे इस रुबाइयाँ में फिराक की रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। भाषा सहज, प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की तरह सादगी को याद दिलाता है। लोका देना,
घुटनियों में लेकर कपड़े पहनाना, गेसुओं में कंघी करना, नर्म दमक, रूपवती मुखड़ा, जिदियाया, बालक रस की पुतली, ये कुछ विलक्षण प्रयोग इनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करना चाहते थे। माँ आईना हाथ में लेकर बच्चों को बहला रही है। देख, आईना में चांद उतर आया है, चांद की परछाई भी चांद है। कल्पना की आंख का भला क्या मुकाबला। रूपवती मुखड़े पे नर्म दमक लाने के लिए छठे छमासे पर्व त्योहार पर भी सही कुछ नन्ही फरमाइशें भी पूरी कर दी जाती हैं। दिवाली में चीनी मिट्टी के खिलौने, राखी में बिजली की दमकते रहे लच्छे। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। रक्षाबंधन के कच्चे धागे पर बिजली के लच्छे। और रक्षाबंधन सावन में आता है। सावन का जो संबंध झीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से है। आप इस पूरी रुबाइया में इसी तरह के कुछ उल्लेख पाएंगे। रुबाइया की जो पहली पंक्ति है उसमें दिया हुआ है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। अगली दो पंक्ति है, रह रह के हवा में लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। इसमें आप देखेंगे कि इस शेर में कहा जा रहा है कि माँ अपने बच्चे को आंगन में गोद में लेकर खड़ी हुई है और क्या करती है, हाथ में झुलाती है गोद में भरी, अपने हाथ में गोद में भरकर उसे झुला रही है। और क्या होता है, रह रह के लोका देती, मतलब हवा में लोका देती, मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जिस तरह बच्चे को उछाला जाता है, ऊपर आसमान की तरफ उछाला जाता है, उसे लोका देना कहते हैं। तो माँ उस बच्चे को खुश करने के लिए रह रह के, रुक रुक के, थोड़ी थोड़ी देर में हवा में, मतलब आसमान में लोका देती है, उसे उछालती है। तो इससे क्या होता है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी और बच्चा खिलखिलाकर हंस उठता है। इसमें वात्सल्य रस का बहुत ही मनमोहक ढंग से वर्णन देखने को मिल रहा है। आप देखिए, इसमें कुछ शब्दार्थ आए हैं, जैसे चांद का टुकड़ा, बहुत प्यारा एक मुहावरा है, चांद का टुकड़ा बहुत प्यारा। गोद भरी, गोद में भरकर, आंचल में लेकर, लोका देना, उछाल देना। लोका देना भी एक मुहावरा है, मतलब उछाल देना। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो अर्थ कैसे लिखेंगे इसमें, तो आपको लिखना होगा, शायर कहता है कि एक माँ चांद के टुकड़े जैसे, अर्थात अपने बेटे को अपने घर के आंगन में लिए खड़ी है। वह अपने चांद के टुकड़े को अपने हाथों में झुलाने लगती है, बीच बीच में वह उसे हवा में उछाल देती है। इस प्रक्रिया से बच्चा काफी खुश और प्रसन्न हो उठता है तथा बच्चे की खिलखिलाहट भरी हंसी गूंजने लगती है। इसमें हम देखते हैं विशेषताएं, इस चार पंक्तियों में क्या विशेषता है। पहली विशेषता आप देखते हैं, माँ द्वारा बच्चे को झुलाना, बच्चे को हंसाना आदि स्वाभाविक क्रियाएं हैं, स्वभावोक्ति अलंकार यहाँ पे होगा। दूसरा आप पाते हैं कि इस पूरी पंक्ति में वात्सल्य रस की छटा देखने को मिल रही है। तीसरा, इसमें दृश्य बिंब भी है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, गोद भरी, हाथ पे झुलाती, हवा में लोका देती, इन सारे वाक्यों में आपको दृश्य बिंब देखने को मिलता है। चौथे नंबर पे इसमें अंतिम पंक्ति में श्रव्य बिंब है। क्यों? क्योंकि आवाज आता है, बच्चा किलकारी दे रहा है, इसलिए इसे हम श्रव्य बिंब
कहते हैं। और पांचवी पंक्ति में आप देखते हैं चांद के टुकड़े जैसा सुंदर मुहावरे का प्रयोग किया गया है। छठवें नंबर पे रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश है। कोई भी शब्द दो बार आए अर्थात उसकी पुनरावृत्ति हो, वहां पे पुनरावृत्ति प्रकाश होता है। सातवां है लोका देना, एक देशज भाषा है। देशज भाषा में लोका देना उच्चारण पाया जाता है। और आठवें नंबर पे आप विशेषता पाते हैं उर्दू हिंदी मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अब अगली चार पंक्ति आप देखेंगे, बिल्कुल एकदम घर का दृश्य इसमें दिखाया गया है। एक छोटे को माँ द्वारा किस तरह से खिलाया जाता है, नहलाया जाता है, पहनाया जाता है, तैयार किया जाता है। इन सारी चीजों को आप फिराक गोरखपुरी की रचनाओं में पाएंगे। जैसे अगली पंक्ति का पहला लाइन है, नहला के छलके निर्मल जल से। दूसरा है, उलझते हुए गेसुओं में कंघी करके। तीसरी पंक्ति है और चौथी पंक्ति, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को जब घुटनियों में लेके पहनाती कपड़े। आप देखेंगे इस पहली लाइन में क्या कह रहा है कि नहला के छलके जल से, माने छलकते हुए जल से, हिलते डुलते जल से माँ अपने बेटे को नहला रही है। नहलाने के बाद क्या करती है, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके फिर उस बच्चे के उलझे हुए बालों में माँ बड़े प्यार से अपने गोद में बैठाकर कंघी करती है। तीसरे में, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, वह बालक फिर तैयार होता है तो अपनी माँ के मुंह को बड़े ही प्यार से देखता है। फिर माँ क्या करती है, घुटने में लेके पहनाती कपड़े। माँ अपने बच्चे को घुटने में लेकर कपड़े पहनाती है तो बच्चा बड़े प्यार से अपने माँ के मुंह को देखता है। कुछ इसमें कठिन शब्द आपको मिलेंगे, जैसे छलके हिलते डुलते, निर्मल स्वच्छ साफ, गेसुओं बालों, घुटनियों घुटनों, पहनाती। इसकी हम व्याख्या करें अगर तो कैसे मतलब लिखा जाएगा, शायर कहता है कि माँ अपने बच्चे को स्वच्छ जल से नहलाती है, उसको उलझे हुए बालों में पानी छलकता है, माँ केवल ही यह कहती है और वह वहां से अपने लोके लेके कपड़े जब पहनाती है तो बच्चा अपने माँ के मुंह को निहारता है। इसे विशेष आप देखेंगे, जैसे पहला है, माँ के स्नेह का स्वाभाविक वर्णन है, अतः यहाँ पे स्वभावोक्ति अलंकार है। दूसरा है, वात्सल्य रस की सहज अभिव्यक्ति है। तीसरा, छलके में पुनरुक्ति प्रकाश है। चौथा, जब घुटनियों में लेके पहनाती कपड़े में लोक भाषा प्रयोग है। उर्दू हिंदी भाषा का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। और छठवां दृष्टिबिंब है। सातवें में रुबाई छंद है। अगली आप पंक्ति देखते हैं, चार पंक्ति, दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, और रूपवती मुखड़े पे एक नर्म नमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। अब यहाँ पे लिखते हैं गोरखपुरी जी की, दिवाली की शाम घर पुते और सजे, सभी के घरों में दिवाली की शाम को, दिवाली के पहले पूरे घर लिप पोत कर सज कर तैयार हो जाते हैं। उसी तरह चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, और घर घर में चीनी के खिलौने और लावे जगमगाते रहते हैं। आगे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे पे जलाती थी। जब माँ बच्चे अपना घरौंदा खेलने का जो घर बनाते हैं, उस घर में माँ दीपक जलाती है तो उसके सुंदर चेहरे पे एक, कहना चाहिए, एक चमक आ जाती है, दमक आ जाती है। और जैसे ही घर के घरौंदे पे दिए जलते हैं तो उसके
सुंदर मुखड़े पे एक चमक आ जाती है बच्चों के। व्याख्या में शायर कहता है कि आज दिवाली की शाम है। इस अवसर पर घर रंग रोगन पुता हुआ है, सजा हुआ है। घरों में मिठाई के नाम पर चीनी के बने हुए खिलौने आते हैं। रोशनी भी की जाती है। माँ के सुंदर मुंह पर हल्की चमक सी आ जाती है। वह बच्चों के छोटे छोटे घरों में जब दिए जलाती है। हम विशेष की बात करें तो इन चार पंक्तियों में क्या है? पहली विशेषता यह है कि आम व्यक्ति के घर में दीपावली के अवसर पर रौनक का स्वाभाविक चित्रण है। दूसरा है माँ की ममता का सुंदर वर्णन किया गया है। तीसरा दृश्यबिंब है। और चौथा रंग रोगन। दृश्यबिंब कहाँ कहाँ है? दृश्यबिंब है रंग रोगन, सजे घर, चीनी के खिलौने, रूपोती मुखड़े, नर्म दमक, घरौंदे में जलाती दिए। इन सभी में दृश्यबिंब है, मतलब दिखाई दे रहा है, ऐसी चीज को दृश्यबिंब में लिया जाता है। और चौथा है रूपवती मुखड़े, नर्म दमक, एक विलक्षण प्रयोग हुआ है। पांचवा रुबाई छंद भाषा के मिश्रित रूप है। अब इसमें देखेंगे अगली दो पंक्ति, आंगन में ठुनक रहा है, जिदियाया है, बालक तो एक चांद पे ललचाया है। अगली दो पंक्ति, दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया। अब देखिए ये हर घर में होता है। सूरदास भी इस तरह की रचनाएं कृष्ण की बाल लीला में लिखे हुए हैं। उसी तरह इस रुबाई में फिराक गोरखपुरी जी बच्चे की बाल लीला का बहुत ही मनोहारी चित्रण किए हैं। बच्चा क्या किया है? आंगन में ठुनक रहा है, जिदियाया है, मतलब अपने आंगन में ठुनक में मचल रहा है, अपने आंगन में मचल रहा है और जिदियाया है, ठुनक कर अर्थात मचल रहा है और जिद किया हुआ है। आंगन में बच्चा मचल रहा है और वह जिद के कारण, क्यों मचल रहा है? जिद के कारण मचल रहा है। बालक तो एक चांद पे ललचाया है। और ऐसा क्यों किया है? क्यों जिद किया है? क्यों मचल रहा है? क्योंकि बालक तो एक चांद पे ललचाया है। बालक को चांद दिखाई देता है और वह चांद को लेने के लिए लालच करता है। माँ बच्चे की जिद को देखकर क्या करती है? दर्पण उसे देके कह रही है माँ। बालक के चांद लेने की जिद को देखकर माँ दर्पण बच्चे को पकड़ा देती है और कहती है, क्या कहती है? देख आईने में चांद उतर आया है। देखो अब यह चांद आईना में ही उतर के आ गया है। इसमें कठिन शब्द है टुनक, मचलना, बनावटी रोना, जिदियाया जिद के कारण मचला हुआ, और दर्पण शीशा, आईना दर्पण। इसकी व्याख्या की बात करें तो क्या आएगा? शायर कहता है कि छोटा बच्चा आंगन में मचल रहा है। वह जिद लगाए हुए है कि उसे आकाश का चांद ही चाहिए। उसका मन उस चांद पे ललचा गया है। माँ उसे दर्पण में दिखाते हुए कहती है कि देख बेटा, दर्पण में ही चांद उतर आया है। इस तरह वह बच्चे की जिद पूरी करती है। अब इन चार पंक्तियों में विशेषताएं हम देखेंगे तो पहली विशेषता है बच्चे की जिद तथा माँ द्वारा उसके समाधान का स्वाभाविक वर्णन हुआ है, इसलिए स्वभावोक्ति अलंकार होगा। नंबर दूसरे पे है जिदियाया, हाई जैसे शब्द विशेष प्रयोग हैं, इससे कोमलता में वृद्धि हुई है। तीसरा वात्सल्य रस की अच्छा मतलब वर्णन किया गया है। चित्रात्मक शैली है। उर्दू मिश्रित हिंदी शब्द है। छठवां आईने में चांद उतर आया, सुंदर कल्पना किया गया है कवि द्वारा। और सातवां ठुनक शब्दों में बच्चों के बाल मनोविज्ञान का सहज वर्णन किया गया है। अगली पंक्ति आप देखेंगे कि रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। तो इसमें आप देखते हैं
कि त्योहार में बच्चों के जो वर्णन है उस पे आप देखने को पाएंगे कि रक्षाबंधन के त्योहार में सुबह सुबह क्या होता है, रस की पुतली, बहन को रस की पुतली कहा गया है। भाई जो है इस कविता में, उस भाई की बहन है, वो रस की पुतली है, बहुत प्यारी है, प्यारी गुड़िया है। तो रक्षाबंधन की सुबह प्यारी गुड़िया है। कैसी सुबह है? छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, आसमान में हल्की घटा छाई है गगन की, क्योंकि सावन और बरसात के मौसम पे ही यह त्योहार रक्षाबंधन का आता है। उस समय आसमान में हल्की घटा छाई रहती है, उसी को कवि यहाँ पे लिख रहे हैं कि छाई है आसमान में हल्की हल्की घटा। और ऐसी स्थिति में भाई की प्यारी बहन जो रस की पुतली के समान है, क्या कर रही है? बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। जिस तरह आसमान में बिजली चमकते हैं, उसी तरह राखी के लच्छे चमक रहे हैं। उन राखियों को भाई के हाथ बांधती है बहन। उन चमकती हुई राखियों को प्यारी जो बहन है रस की पुतली, वह भाई के हाथों में चमकती हुई लच्छों को अर्थात राखियों को बांधती है। इसकी व्याख्या की बात करें तो कवि कहता है कि रक्षाबंधन की सुबह आनंद व मिठास की सौगात है। यह दिन मीठे बंधन का दिन है। सावन का महीना है। आकाश में काले काले बादल, हल्की घटाएं छाई हुई हैं। इन बादलों में बिजली चमक रही है। इसी तरह राखी के लच्छे भी बिजली की तरह चमक रहे हैं। बहन अपने भाई की कलाई में चमकीली राखी बांध रही है। इसे विशेष क्या है? रक्षाबंधन के त्योहार का प्रभावी चित्रण है। उर्दू हिंदी मिश्रित शब्द है। तीसरा, हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश है। और बिजली की तरह चमक रहे में उपमा अलंकार है। प्रसन्न बालिका के रस की पुतली की संज्ञा दी गई है। रुबाई छंद है। अब काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपकी परीक्षाओं में कक्षा 12वीं में कविता की 4 पंक्ति दे दी जाती है और उन पंक्तियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे देखेंगे, एक पंक्ति है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथ पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गिशुओं में कंघी, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को जब घुटनियों में लेके पहनाती कपड़े। तो इसमें प्रश्न क्या पहला बन सकता है? चांद का टुकड़ा कौन है? इस बिंब के प्रयोग भावों में क्या विशेषता है? तो क्या होगा इसका उत्तर? चांद का टुकड़ा माँ की गोद में खेल रहा प्यारा सा बच्चा है। हाथ में लिए हवा में झुलाती है। इस प्रयोग में बच्चे की पसंद करने के लिए हवा में झुलाती है। माँ के बिंब साकार हो उठा है। आगे दूसरा प्रश्न बनता है, बच्चे को लेके माँ किन क्रियाकलापों का चित्रण किया गया है? उनसे उसके किस भावों की अभिव्यक्ति हो रही है? तो बच्चे को लेके माँ आंगन में खड़ी है, वह हंसाने के लिए बच्चे को हवा में झुला रही है, लोका दे रही है। इन प्रक्रियाओं से प्रेम और वात्सल्य के साथ उसकी ममता की अभिव्यक्ति हो रही है। तीसरा प्रश्न बनता है, किस प्यार से देखता है बच्चा माँ के मुंह को? अभिव्यक्ति बच्चे के चेष्टाजन्य सौंदर्य की विशेषता को स्पष्ट कीजिए। तो किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, अंश में बाल सुलभ और चेष्टाजन्य क्रियाएं साकार हो उठी हैं। माँ बच्चे को नहला धुलाकर जब अपने घुटने में लेकर कपड़े पहनाती है तो बच्चा अपनत्व भाव से माँ के चेहरे को देखता है। ऐसे में बच्चे का सौंदर्य और भी निखर जाता है। और चौथा प्रश्न है, माँ और बच्चे के स्नेह संबंध पे टिप्पणी कीजिए। माँ और बच्चे का संबंध वात्सल्य और ममता से भरपूर होता है। बच्चा अपनी सारी जरूरतों के लिए जहाँ माँ पर निर्भर होता है, वहीं माँ को बच्चा स्वाभाविक प्रिय होता है। वह
उसकी जरूरतों का ध्यान रखती है तथा प्यार और ममता से पोषित करके उसे बड़ा करती है। अगली 4 पंक्ति में, आंगन में ठुनक रहा है, जिदियाया है, बालक तो हई चांद में ललचाया है। दर्पण उसे देख के कह रही है, माँ देख आईने में चांद उतर आया है। इसका प्रश्न क्या बनेगा? काव्यांश की भाषा की दो विशेषताओं को लिख कीजिए। तो काव्यांश की भाषा उर्दू हिंदी भाषा है, इसमें सरलता, सुबोधता और बाल मनोविज्ञान की सजीव चित्रण है। प्रश्न दूसरा है, यह काव्यांश किस छंद में लिखा गया है? विशेषता बताइए। तो यह काव्यांश रुबाई छंद में लिखा गया है। इसमें 4 पंक्ति होती हैं। इसकी पहली और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है तथा तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। तीसरा प्रश्न, देख आईने में चांद उतर आया है, कथन में सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। तो इस कथन में माँ की सूझबूझ का वर्णन है। वह बच्चे की जिद को आईने में चांद को दिखाकर पूरा करती है। यहाँ ग्रामीण संस्कृति प्रत्यक्ष रूप से साकार हो उठती है। और इस तरह से यह पाठ आप रुबाइयां पढ़े। मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियोज आपको समय पे मिलते रहें। और आप लोग अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा और आगामी अंकों में आपको कैसी पाठ्य सामग्री चाहिए। आप सभी का धन्यवाद।